हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक शॉर्ट क्विज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सवाल ये है कि सपोज़ करिए कि 2000 से लेकर के 2018 के बीच में आपको ये पता है कि इन्फोसिस इतने सालों में 25% CAGR से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा और मारिको इसी समय पर 18% CAGR से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। अब सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि ये अगर डाटा आपको पता है तो 2000 के साल में आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते या मारिको में। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, चूंकि ये प्रॉफिट ग्रोथ को देख करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो भले इन्फोसिस में प्रॉफिट जो है 25% कैगर से बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 2000 से लेकर के 2018 के बीच में 8% का कैगर रिटर्न स्टॉक प्राइस इन्फोसिस ने दिया है, लेकिन मारिको ने 30% CAGR से रिटर्न दिया है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? उसका आंसर है वैल्यूएशन पे। जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कितनी भी ग्रोथ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सही वैल्यूएशन पर और सही टाइम पर स्टॉक को बाई करते हैं तो ही आपके मैक्सिमम रिटर्न के चांसेस बढ़ते हैं। और आप देखिए 2008 की अगर बात करें तो इन्फोसिस का जो पी था वो था 206 के आसपास। 2018 में इन्फोसिस का पी जो था वो 16 था, लेकिन मारिको में आप देखेंगे तो 10 का पी था और 2018 में अगर पी देखेंगे तो 54 का था। तो यहाँ मारिको में जो स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुई है वो डबल इंजन में ग्रोथ हुई है। सबसे पहला तो प्रॉफिट ग्रो किया है, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुई क्योंकि EPS एक्सपेंशन हुए, और दूसरा PE की री रेटिंग हुई, यानी स्टॉक की री रेटिंग हुई, उसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखने को मिली। एंड दैट्स वाई मारिको यहाँ 30% CAGR से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में जो ग्रोथ है वो दो चीज़ों से आती है। सबसे पहला कि कंपनी की प्रॉफिट में हमें ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी। प्रॉफिट में अगर ग्रोथ होगी तो EPS भी बढ़ेगा। ऑल दो ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि सेक्टर में डिमांड कैसे देखने को मिल रही है उस पर डिपेंड करता है, प्रमोटर कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, कंपनी का कैपेक्स कैसे चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं। इसके अलावा इसके इसके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, सेक्टर में ज़्यादा इसको कंपटीशन मिल रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है वैल्यूएशन। तो कैसे हमने देखा कि मारिको में अगर आप अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक लेते हैं तो वहाँ पे आपके रिटर्न ज़्यादा बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और इसी वैल्यूएशन को समझने के लिए आज हम हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। हम हर एक सेक्टर को जो है अलग अलग वैल्यूएशन के चश्मे से देखते हैं, और आज हम बात करेंगे कि आप हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स को कैसे वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, कौन से वो पैरामीटर हैं जो आपको देखना है जब भी आप हॉस्पिटल सेक्टर को वैल्यू करेंगे। तो हॉस्पिटल सेक्टर में जब आपको देखना होगा तो वो होता है EV अपॉन EBITDA। EV अपॉन EBITDA जिस भी हॉस्पिटल का ज़्यादा होगा वो उतना ही महंगा होगा, और जिस हॉस्पिटल का जितना कम होगा वो उतना ही सस्ता माना जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमेशा सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं देखना है जब भी आप किसी भी सेक्टर या किसी स्टॉक के वैल्यूएशन को परख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और पैरामीटर है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे EV EBITDA के बारे में बात कर लें। कुछ और सेक्टर होते हैं, जैसे अगर हम IT की बात करें तो IT के सेक्टर में आप जो है P रेशियो देख सकते हैं, लेकिन सिमिलरली आपको हॉस्पिटल में सिर्फ P रेशियो नहीं देखना है, उसके साथ आपको EV और EBITDA देखना है, और मेनली मैं इसी पर सबसे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। इसके अलावा जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स को वैल्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है, PB रेशियो। PB रेशियो जो है आप यहाँ पे नहीं देखेंगे हॉस्पिटल के सेगमेंट में। हॉस्पिटल में आपको EV और EBITDA देखना है, लेकिन जब भी बैंकिंग देखना है तो वहाँ P रेशियो नहीं देखा जाता है, वहाँ EV अपॉन EBITDA नहीं देखा जाता है, वहाँ देखा जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। चाहे कोई भी बैंकिंग का स्टॉक हो या फिर NBFC स्टॉक हो या फिर कोई भी हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक हो, जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड स्टॉक है वहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू देखी जाती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसके साथ साथ एक और पैरामीटर देखना है, और वो होता है PG रेशियो। PG रेशियो जो है ये आपके P यानी वैल्यूएशन के साथ साथ ग्रोथ को भी देखते हुए स्टॉक्स के वैल्यूएशन को डिफाइन करता है। तो मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जहां पे इनका कहना है कि जब कभी PG रेशियो कम होता है वहां बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक में अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिले, और जनरली अगर PG रेशियो 1 से नीचे है तो वो मार्केट को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है। इसके अलावा इन्होंने ये केस स्टडी भी की हुई है जिसको एक टेबल के माध्यम से शेयर किया है।
और ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जिन जिन स्टॉक का पीजी रेशियो 1 से नीचे रहा है, पैट ग्रोथ नियरली 23% ऑन एन एवरेज देखी गई है, और प्राइस में जो CAGR रहा है वो ऑन एन एवरेज 35% का रहा है। तो आप देखिए ये कितना पावरफुल इंडिकेटर है। अगर आप इसको वैल्यूएशन के साथ इसको भी अगर आप ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, कभी आपको अगर पी रेशियो कम मिलता है, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, तो एकदम डायरेक्टली वहाँ जंप मत करिए। आप उसको स्टडी करिए कि आखिर मार्केट उसको कम वैल्यूएशन क्यों दे रहा है। कभी कभी कम वैल्यूएशन इसलिए भी मिलती है क्योंकि उस स्टॉक में या उस कंपनी में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, इस वजह से मार्केट कम वैल्यू करता है। कब अब जैसे डिक्सन की बात करें 200 का पी है, काइनीज की बात करें 200 का पी है, मार्केट वहाँ भाव दे रहा है, इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और पोटेंशियल है सेक्टर में ग्रो करने का। और जब ग्रोथ आ जाती है तो वो पी जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं देता है वैल्यूएशन का, इसीलिए वहाँ पे हमें पीजी रेशियो देखना होता है। और पीजी रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ट्रेलिंग 12 मंथ पी। यानी सपोज करिए डिक्सन का अगर पी 12 मंथ का जो है तो 200 चल रहा है, बाई फ्यूचर 5 ईयर अर्निंग CAGR। अगर आने वाले 5 सालों में ये अगर इसकी अर्निंग CAGR 50% से भी ग्रो करेगी तो यहाँ पे इनका पीजी रेशियो आ जाएगा 4 का। एंड 4 का पीजी रेशियो इज क्लियरली नॉट अ अंडर वैल्यूड स्टॉक। 1.5 के नीचे अगर आपको पीजी रेशियो मिलता है तो ही वहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल सकता है। ऑल्दो इस टेबल में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, डाउन परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ का जो है 0% है, अपोलो का 4 है, 2, 5, 5, ठीक है, और यथार्थ का देखेंगे 10% है, नारायण हृदयालय 10% है। इससे एक और इंडिकेशन मिलता है कि हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है, यानी ये जो सेक्टर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने वैल्यूएशन देख लिया, लेकिन अकेले वैल्यूएशन को मत देखिए, पीईजी रेशियो भी देखिए, और उसके साथ साथ आप देखिए कि नंबर कैसे आ रहे हैं, ग्रोथ कैसी देखने को मिल रही है। अगर ग्रोथ अच्छी है, डबल डिजिट में है, 20+ है, तो वहाँ पर जो है तो एक इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए मैंने यथार्थ हॉस्पिटल बाई किया था नियरली 420 के प्राइस पर, क्योंकि उस समय इसका भी पीजी रेशियो 1 के नीचे था, और पी रेशियो भी वैल्यूएशन जो है वो कंफर्ट थे, ईवी विट्टा भी कंफर्ट था। इनफैक्ट इतने रनअप के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यथार्थ हॉस्पिटल का अभी भी ईवी विट्टा बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। ऑल्दो दिस वीडियो इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।